नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आइए सीधे लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं संबोधित। चिंतन मनन मंथन करने का विषय, और थोड़ा बहुत कई बार हम आउट ऑफ बॉक्स भी सोच सकते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में चल करके अब जैसे आपका ये जो एक हम डायरेक्टिव लेके आए हैं, द डायरेक्टिव ऑफ लिटिगेशन मैनेजमेंट 2025, इसमें भी बहुत सी चीजें हमने दी है। इसको भी आप आज शायद इसका एक सब्जेक्ट भी होगा। और इसी तरह से जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, इसका भी हम आज सब्जेक्ट रखेंगे। अब जैसे इंडस्ट्री 4.0 में हम प्रवेश कर गए या नहीं कर गए, बताओ मेरे को। वेदर वी हैव एंटर्ड इनटू द एरा ऑफ इंडस्ट्री 4.0 और नॉट। जोर से बोलो अगर कर गए हो तो। कर गए या नहीं कर गए? रुकेगा ये? नहीं रुकेगा ना। अच्छा चलो मैं और थोड़ा पीछे चलता हूं। इंडस्ट्री 1.0 कब आया था? जब स्टीम का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कहा इसको रोकिए। जो ये नाव चलाने वाले लोग हैं मैनुअल, ये क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। रुका क्या? स्टीम का आविष्कार रुका क्या? नहीं रुका। और लोगों ने कहा मुकदमे बढ़ जाएंगे, समुद्री लूटपाट हो जाएगी, केसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री 1.0 नहीं रुका, आया। फिर इंडस्ट्री 2. क्या हुआ भाई? आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई। हाँ आ जाओ, कुछ लोग इधर बैठ सकते हो ना, इधर आके। और जो बाहर खड़े हैं जिनको वर्कशॉप में बैठना है, इनको भी कहो अंदर आ जाए। सीनियर लोगों को अंदर मत, बाहर मत रोको भाई। जो लेट है तो भी कोई बात नहीं, आने दो आप। ये भी हमारे मैनेजमेंट के ही पार्ट है। इंडस्ट्री 2.0 कब आया? जब हमारे जीवन में बिजली आई। लोगों ने कहा बिजली को मत आने दो जी, इसे लालटेन बनाने वाले क्या करेंगे? एक पुराना आदमी बैठे होंगे, पेट्रोमैक्स होता था। पेट्रोमैक्स जानते हो? बोला पेट्रोमैक्स बनाने वाले क्या करेंगे? लेकिन इंडस्ट्री 2.0 रुका क्या? रुका क्या बताओ मेरे को? नहीं रुका। बिजली आई और आज हम बिना बिजली के रह भी नहीं सकते, बिना बिजली के मशीन भी नहीं चल सकती। फिर इंडस्ट्री 3.0 कब आया? जब हमारे जीवन में कंप्यूटर आया। तब भी लोगों ने कहा किसको रोको, ये रेलवे रिजर्वेशन करने वाले बाबू क्या करेंगे? इनकी नौकरी चल जाएगी तो मुकदमा कर देंगे। पर रुका क्या? इंडस्ट्री 3.0 रुका क्या बताओ मेरे को? तो इंडस्ट्री 4.0 भी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। We have entered into the era of Industry 4.0. उसके मेजर कंपोनेंट क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ बोलो, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बोलते जाओ, IoT, ये सब आपके जीवन में हैं। ये रुकेंगे नहीं। अब एक जमाना था जब दिल्ली उतरते थे तो पूछते थे यार उस मोहल्ले में जाना है या राजेंद्र नगर जाना है, तो वो गली कहां होगी? ऐसा करो, ये जो पान की दुकान वाला है ना, ये बता देगा गली कहां होगी। तो पान की दुकान पे जाके पूछते थे तो वो कहता नहीं, वो प्रेस वाला बताएगा। मेरे यहाँ वो पान खाने वाले नहीं आते हैं, वो तीसरी गली में कहीं रहते होंगे, जो प्रेस करने आते हैं। तो प्रेस वाले के जाके पास पूछते, साहब वो साहब कहां रहते हैं? तो वो कहते हैं आप तीसरी गली में जाओ, 3 मकान छोड़ना, फिर चौथा मकान है, लाल रंग की बिल्डिंग है। पूछते नहीं पूछते। अब क्या कर रहे हैं अपन? पूछ रहे हैं क्या पान वाले को? है? प्रेस वाले को पूछ रहे हैं? हमारे पास ही है सिस्टम। तो ये जब इतना ईज ऑफ लिविंग का सिस्टम है तो ये रुकेगा नहीं। तो ये हमारे लिए चैलेंज है इंडस्ट्री 4.0, लेकिन हम उस चैलेंज को अवसर में बदलना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ बैठे हैं। तो और कोई बात नहीं है। समझ में आया क्या आपके? तो ताली बजा सकते हो ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो? अब आप राजीव मणि जी से पूछना, इससे पहले आपकी ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है तो बता देना। मैंने इनको पूछा भाई हुई है क्या, तो ये फाइलें देखने लगे, वो समझ में ही नहीं आ रहा। जिसमें सेक्रेटरीज आए हों, जिसमें हमारे लॉ ऑफिसर आए हों, पूरे देश से आए हों, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल आए हों, लिटिगेशन इंचार्ज आए हों, भारत सरकार के, हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी आए हों, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हुई नहीं।
मुझे तो मिली नहीं। आपके कोई पुराने लोग हैं दिख रहे हैं? हुई है क्या पहले कभी? हुई है क्या? है? नहीं हुई तो फिर पहली करने के पीछे कारण क्या? तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि इंडस्ट्री 3.0 के साथ साथ 4.0 की जो तरक्की है वो रुकनी नहीं चाहिए, और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम जनरेटिव एआई की बात करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हुए मनुष्य जीवन को और सुगम और सरल बना रही है। आइए वापस रुक करते हैं हमारे खास शो वंदे भारत का, और अब नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की। हमने क्या और किन राज्यों से इस बार की खबरें ली हैं वंदे भारत में। तो बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर को लेकर, जहां नक्सल साए से निकलती हुई कैसी ये कला की रोशनी है, और ये कला की रोशनी कैसे अब तमाम कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को रोशन करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। वहीं भारत की महिला वैज्ञानिक का क्या है ये कमाल, और कैसे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विज्ञान और ज्ञान की धुरी है भारत, इसे हम कैसे आगे लेकर जाएंगे, इस पर भी करेंगे चर्चा इस खास खबर के जरिए। वहीं साथ ही होली आने वाली है, और ऐसे में अयोध्या और वृंदावन में रंगोत्सव की धूम नजर आ रही है। कैसे ये रंगोत्सव मनाया जा रहा है, और तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो रंग प्रेमी हैं, वो इस धूम का मजा ले रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज वंदे भारत में छत्तीसगढ़ के बस्तर से जुड़ी हुई। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा नाम जो कभी नक्सल हिंसा, बम, बंदूक और बारूद की गंध से पहचाना जाता था, लेकिन अब वही बस्तर अपनी कला, संस्कृति और सृजन की शक्ति से अपनी एक नई पहचान बना रहा है। जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहीं छैनी और हथौड़े की ठक ठक से भविष्य की नई इबारत लिखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 4 दशकों तक बस्तर संघर्ष की आग में झुलसता रहा। नक्सल प्रभाव की छाया ने इस क्षेत्र की पहचान को हिंसा तक सीमित कर दिया था, लेकिन बस्तर की असली पहचान उसकी मिट्टी में छिपी है। एक ऐसी मिट्टी जहां हर घर में एक कलाकार है और हर गांव में एक शिल्पकार। बस्तर के घने जंगलों में पाई जाने वाली सागौन, साल और बीजा की लकड़ी सिर्फ पेड़ नहीं होती, बल्कि कलाकारों के हाथों में जीवंत आकृतियों का रूप ले लेती हैं। यहाँ के आदिवासी कारीगर पीढ़ियों से लकड़ी पर देवी देवताओं, जनजातीय जीवन, वन्य जीवों और लोक परंपराओं की छवियां उकेरते आ रहे हैं। बस्तर की वुडन आर्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी प्राकृतिक सादगी। यहाँ रासायनिक रंगों का सीमित उपयोग होता है। लकड़ी का प्राकृतिक रंग, उसकी बनावट और उसकी खुशबू ही इस कला की असली पहचान है। बस्तर के कई कारीगरों ने इस पारंपरिक कला को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। बस्तर के कारीगर रामनाथ कश्यप और दशरथ कश्यप बताते हैं कि एक समय था जब लोग बस्तर का नाम सुनकर डर जाते थे, लेकिन आज वही लोग बस्तर की कला को देखकर सराहना करते हैं। बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे बनाए हुए वुडन आर्ट को दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु तक भेजा जा रहा है। यहाँ की मूर्तियाँ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, विदेश भी जाता है। कला को जीवित रखने का काम सिखाने का प्रयास करते हैं सर। बस्तर की वुडन आर्ट सिर्फ लकड़ी पर की गई नक्काशी भर नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जो बस्तर की धरती पर धीरे धीरे आकार ले रहा है। जहां कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, आज वहां छेनी और हथौड़े की ताल सुनाई देती है। यह बदलाव केवल पहचान का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल जुड़ गए हैं। सोमेश, कैसे जो ये जीवंत कलाकृतियां हैं, ये लोगों के जीवन में एक प्रगतिवादी सुधार लेकर आ रही हैं? जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा, बस्तर का जो क्षेत्र था पिछले जो 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रही थी। बस्तर के जंगलों में बम और गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। आज उसी बस्तर में बस्तर लगातार बदल रहा है। बस्तर लगातार तमाम कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस्तर का जो क्षेत्र है और जो वुडन आर्ट है, वो देश विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट आपने जब देखी होगी तो साफ तौर पर आपने देखा होगी किस तरह से वहां के आदिवासी वुडन आर्ट बना रहे हैं, वहां पर किस तरह से मूर्तियां बना रहे हैं। और साफ तौर पर जो वहां के लोगों का कहना है, आदिवासियों का कहना है, जिस तरह से कहना है कि जो बस्तर आर्ट है वो
हम भारत के अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं, विदेशों में भी भेज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यही है कि बस्तर का जो क्षेत्र था, जो पिछले 4 दशक से फैला हुआ था, बस्तर में लगातार बारूद की गंध हुआ करती थी। बस्तर में बारूद की गंध नहीं बल्कि विकास के बयार देखने को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आदिवासियों से हम बात कर रहे थे तो आदिवासियों का साफ तौर पे यही कहना था कि जिस बस्तर में पहले बारूद की गंध हुआ करती थी, जो बस्तर कभी नक्सलियों से खौफ हुआ करता था, नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, अब बस्तर पूरी तरह से बदल रहा है। और जिस तरह से वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से बस्तर के आदिवासी किस तरह से बस्तर आर्ट बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, कलाकृति बना रहे हैं, गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हैं, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बस्तर किस तरह से बदल रहा है। जिस बस्तर की चर्चा हमेशा बारूद की गंध के लिए हुआ करती थी, आज उसी बस्तर में लगातार विकास हो रहे हैं। और आज इस तस्वीर को आप साफ तौर पे देख सकते हैं, सुखद तस्वीर बस्तर से देखने को मिल रही है। बस्तर के आदिवासी खुद साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल रहा है। जी, और किस तरह से सोमेश हम देखते हैं कि इस कला को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश भी कर रही है राज्य सरकार। जी, जरूर आपने देखा होगा कि जो बस्तर के आदिवासी पहले अपनी कला को नहीं दिखा पाते थे, किस तरह से वो काम कर रहे हैं इसको नहीं बता पाते थे, लेकिन आज उनकी कला देश विदेश तक जा रही है। आज वह जिस तरह से किसी मूर्ति को आकार दे रहे हैं तो उसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जिस तरह से अपनी मूर्तियां को बनाते हैं, आज वह उनकी बनी हुई मूर्तियां दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में भी वह इसे बेच रहे हैं। और जो पैसा उनसे मूर्तियों को बेचने के बाद उन्हें मिलता है, इससे वह अपना परिवार भी चला रहे थे। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बस्तर जो पिछले 4 दशक से नक्सलियों की समस्या से जूझा करता था, आज वह बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। बस्तर के जंगलों में नक्सलियों की गोलियों की आवाज नहीं चलती है, बल्कि विकास की बह रही है। जी, बहुत ही संक्षिप्त में सोमेश, किस तरह से ये लोक कला वहां पर जीवन निर्वहन का भी एक बहुत सशक्त और मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। जी, जरूर आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर आर्ट की जो चर्चा हो रही है देश विदेश में भी हो रही है। बस्तर के आदिवासी देश विदेश में भी इस मूर्तियों को ले जा रहे हैं। और लगातार वो जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो बस्तर का क्षेत्र जो था, जिस तरह से उस इलाके में नक्सल की गतिविधियां हुआ करती थी, लेकिन बस्तर पूरी तरह से एकदम बदल चुका है। और जिस तरह से जो आदिवासी बस्तर आर्ट लगातार बना रहे हैं और लगातार दूसरे राज्यों में भी लेकर जा रहे हैं, कुल मिलाकर स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बाद आइए अब बात करते हैं रंगीलो राजस्थान की, जहां की जो रेतीली धरती है अब एक ऐसी ही कहानी लिखने को तैयार है जो कि तकनीक से विकसित हुई, जो दुनिया भर की प्रयोगशालाओं की सूरत बदल कर रख देगी। जोधपुर की एक महिला वैज्ञानिक ने वो कर दिखाया जिसके लिए अब तक हम विदेशों पर निर्भर थे। अब दवाओं की टेस्टिंग चूहों या फिर खरगोशों पर नहीं बल्कि बायो प्रिंटेड इंसानी अंगों पर की जाएगी। जोधपुर के स्टार्टअप सेल्वर्स ने चिकित्सा जगत में इस क्रांति का सूत्रपात किया, जो भविष्य में दवाइयों के परीक्षण के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सालों से चिकित्सा जगत में एक मजबूरी रही है, किसी भी नई दवा को बाजार में लाने से पहले उसे बेजुबान जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसमें 2 बड़ी दिक्कतें थीं। पहला, जानवरों और इंसानों का शरीर अलग होता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में 5 से 7 साल लग जाते हैं। लेकिन जोधपुर स्थित स्टार्टअप सेल्वर्स की संस्थापक डॉक्टर कनिका सिंह रोहा ने 11 साल की बड़ी रिसर्च के बाद इस चुनौती का तोड़ निकाल लिया है। डॉक्टर कनिका ने बायो प्रिंटिंग और डिजिटल ट्विन के जरिए लैब में जीवित कैंसर मॉडल तैयार की है। यह स्वदेशी बायो इंक और 3D बायो प्रिंटिंग की मदद से इंसानी शरीर के बाहर जीवित कैंसर मॉडल हैं। एआई की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो हम सेल्वर्स में यूज कर रहे हैं, हम जैसे जेनरेटिव एआई, जैसे हम कंप्यूटर विजन और ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं। हम बना रहे हैं ह्यूमन डिसीजेस के डिजिटल ट्विन। किसी भी इंसानी बीमारी का डिजिटल ट्विन बनाते हैं, फिर उससे हम बायो प्रिंटिंग, एक टेक्नोलॉजी होती है जो सिस्टर टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग की, उसकी मदद से हम इनको बायो प्रिंट करते हैं। ये तकनीक किसी जादू से कम नहीं है। सबसे पहले एआई की मदद से बीमारी का एक डिजिटल रूप बनाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है बायो प्रिंटर का खेल। डॉक्टर अब असली मरीज पर दवा आजमाने से पहले उसके इस डिजिटल ट्विन पर टेस्ट कर सकेंगे। इससे मरीज को वही दवा दी जाएगी जो उसके शरीर पर असर करे। प्रिसीजन मेडिसिन यानी सटीक इलाज, सटीक समय पर।
इस बायो प्रिंटर में स्याही की जगह बायो इंक का इस्तेमाल होता है। हैरानी की बात यह है कि इस बायो इंक को बनाने में राजस्थान के स्थानीय उत्पादों जैसे ग्वार और बबूल की गोंद का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक न केवल स्वदेशी है बल्कि बेहद किफायती भी है। जो बायो प्रिंटर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में मिलता है, डॉक्टर कनिका ने उसे महज 15 लाख में इन हाउस तैयार किया है। इस खोज के बाद अब ड्रग लॉन्चिंग की रफ्तार 25 गुना तक बढ़ सकती है। इससे कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों की सटीक दवा ढूंढना आसान होगा। हाल ही में दिल्ली के AI समिट में इसे देश के टॉप 10 स्टार्टअप में चुना गया। कैंसर ही नहीं, अब यह टीम टीबी जैसी बीमारियों के लिए भी स्वदेशी समाधान ढूंढ रही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कभी क्योर नहीं हो पाती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके डिसीज मॉडल्स नहीं है मार्केट में जिसपे उनकी दवाइयों का शोध हो सके। तो अब हम वो डिसीज मॉडल्स दे पाएंगे जिसपे उनकी दवाइयों का शोध होगा। यह मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का वो चेहरा है जो भविष्य में लाखों जिंदगियां बचाएगा। तो टेक्नोलॉजी से हो रहा है नवाचार। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी हम आपको दिखाएंगे होली से जुड़ी हुई खबर। आप देखते रहिए वंदे भारत। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है वंदे भारत में। और अब बात करते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या और भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन की, जहां रंग भरे एकादशी के पावन अवसर पर रंगोत्सव की शुरुआत हुई है। अयोध्या में जहां नागा साधुओं ने प्रमुख मठ मंदिरों में पहुंचकर होली का निमंत्रण दिया, तो वहीं वृंदावन में ठाकुर जी संग होली खेलकर देश विदेश से आए श्रद्धालु निहाल हो गए। आप देखिए ये रिपोर्ट। अवध में होली खेले रघुवीरा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी के पावन अवसर से रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया। शुक्रवार को आस्था और उल्लास के संगम के बीच हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी का पूजन अर्चन कर होली उत्सव की विधिवत शुरुआत की गई। नागा साधुओं ने अबीर गुलाल अर्पित कर बजरंग बली को रंगों की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच हनुमान जी का निशान लेकर नागा साधु नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने रामनगरी के प्रमुख मठ मंदिरों में पहुंचकर होली का निमंत्रण दिया। अबीर गुलाल उड़ाते नागा साधुओं ने परंपरा के अनुसार पंचकोसीय परिक्रमा भी की, जिससे पूरे नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। हनुमानगढ़ी के महंत, पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने हनुमानगढ़ी से निकली होली की बारात की अगवानी की। यह शोभा यात्रा विभिन्न मंदिरों से होते हुए पंचकोसीय परिक्रमा कर रही है। फागुन लग चुका है और आज रंग भरी एकादशी है। आज ही के दिन से यह होली का समय शुरू हो जाता है और भगवान के मंदिर में, प्रत्येक मंदिरों में भगवान रामलला को अबीर गुलाल लगा करके और संत सदगृहस्थ जितने व्यापारी बंधु हैं, भक्तजन हैं, सभी को साथ में लेकर के फिर होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रंग भरी एकादशी से ही रामनगरी में होली उत्सव का आगाज होता है। इस दिन हनुमान जी को अबीर गुलाल अर्पित कर शुभकामनाएं दी जाती हैं और नागा साधु फगुआ गीत गाते हुए मंदिर मंदिर जाकर होली का निमंत्रण बांटते हैं। होली तक अयोध्या में भक्ति, परंपरा और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।
वहीं धर्मनगरी वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हुआ होली का उल्लास शुक्रवार को रंग भरने एकादशी के अवसर पर चरम पर पहुंच गया। ठाकुर जी के संग होली खेलने और पुण्य लाभ कमाने की कामना लिए देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने पूरी नगरी को भक्ति के रंग में रंग दिया। होली के इस उल्लास का मुख्य केंद्र विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर रहा। भोर से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। और होली के इसी रंगोत्सव पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, तो ब्रज की अगर बात की जाए, किस तरह रंगों के अबीर और गुलाल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु? हुआ है इस समय रंगोत्सव में, और यह जो रंगोत्सव चालू होता है बसंत पंचमी से शुरू होता है और अगले 40 दिन तक यहाँ पर हर दिन भक्ति के रंग, प्रेम के रंग गली गलियों में नजर आते हैं। खास तौर से अगर बात करते हैं हम राधा रानी की नगरी बरसाना की, वहां पर अभी लठमार होली खेली गई जिसमें लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे। यही नहीं, देश भर से ही नहीं, विदेशों के भी तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे इस 5000 साल पुरानी परंपरा को देखने के लिए। कहीं लड्डू की होली, कहीं फूलों की होली, कहीं लठमार होली, तमाम सारे रंग हैं और ये रंग आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में। मथुरा में राधा रानी के मंदिर हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे गोकुल हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे द्वारिकाधीश हो, इन सभी जगहों पर अलग सी धूम रहती है और बांके बिहारी मंदिर में तो भक्तों का जमावड़ा ही लगा रहता है। तो ये एक अजीब सा सुखद पल होता है जब इन 40 दिनों तक यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, आस्था के रंग में रंगे रहते हैं, भक्ति और प्रेम के रस में डूबे रहते हैं। क्योंकि ये होली का रंग, होली का महोत्सव सबसे प्रेम पूर्वक अगर मनाया जाता है तो उसके रंग देखने के लिए आपको मथुरा वृंदावन आना ही पड़ेगा देखने के लिए। लेकिन वहां की जो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया देख रही है, भारत में हर्षोल्लास किस तरीके से मनाया जाता है, रंगोत्सव कैसे मनाया जाता है। वहीं अगर हम प्रभु श्री राम नगरी अयोध्या की बात करते हैं तो वहां भी यह उत्सव मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी से यह उत्सव चालू होता है और लगातार वहां पर मनाया जाता है। कहा जाता है होली खेले रघुबीरा अवध में, तो बिल्कुल अवध की होली हो गई। इसके साथ साथ एक होली काशी में भी होती है, मसाने की होली, महादेव की होली होती है। तो ये पूरा वातावरण इस समय भक्ति के रंग में डूबा हुआ है, उल्लास के रंग में डूबा हुआ है। और ये जब होली तक, होली के अगले 5-6 दिनों तक वृंदावन में यह महोत्सव चलता रहता है और दुनिया भर से यहाँ पर चाहने वाले, कृष्ण भक्ति, राधा के चाहने वाले जो भक्ति भाव है जिनमें, वो सब वहां जाते हैं और भक्ति के रस में डूब जाते हैं। अभी विकास, संत समाज की अगर बात की जाए, वो किस तरह से अपने आसपास लोगों को कथा सुनाकर या फिर प्रभु के नाम का श्रवण करवाकर होली के आनंद उत्सव का आनंद अध्यात्म के लिहाज से लोगों तक पहुंचाते हैं? देखिए, ये संत समाज भी है, ये भी एक प्रेम की अनूठी परंपरा है। ये अपने प्रभु से प्रेम करते हैं और उन्हीं के जीवन में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। तो वो अपने प्रभु आराध्य के साथ होली खेलते हैं, चाहे वो उनके राधा रानी हो, चाहे बांके बिहारी हो, चाहे कान्हा जी हो, ठाकुर जी हो, प्रभु श्री राम हो या महाकाल हो। वो उनके साथ गुलाल के साथ, फूलों के साथ होली खेलते हैं और उसी भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। ये भक्ति ही सबसे बड़ी प्रेम की निशानी होती है और यहीं से आपके जीवन की शुरुआत होती है। तो साधु संत भक्ति में डूबे रहते हैं और अपने प्रभु के साथ, आराध्य के साथ वह होली फूलों के साथ खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, खुद आपस में सारे भक्तजन गुलाल लगाते हैं, साधु सन्यासी। और ये बिल्कुल देखने वाला नजारा होता है। ये भक्ति की एक पराकाष्ठा कह सकते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा कह सकते हैं, जो इस समय आपको यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं दर्शन अभिलाषियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? चाहे हम बांके बिहारी मंदिर की बात करें, यहाँ पे बरसाना में श्री लाडी जू की। जी बिल्कुल, वहां पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार से रंग में भंग न पड़े। तो हर श्रद्धालु उल्लास के साथ यहाँ आया है, समय निकाल कर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो उसी उल्लास भक्ति में वातावरण को लेकर होली में धूम खेलते हुए, एक दूसरे को गुलाल खेलते हुए, लठमार होली, फूलों की होली, इन तमाम चीजों का रंग लेकर अच्छे से जाए, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो एंट्री हो, चाहे एग्जिट हो, तमाम सारी व्यवस्थाओं पर लगातार चौकसी बरती जाती है और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से सीसीटीवी के द्वारा बराबर नजर रखी जाती है कि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े कहीं पर भी। चाहे वो श्री राम की नगरी अयोध्या हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगहों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। और हम इस बात का भी जिक्र करना चाहेंगे, एक समय होता था कि उत्तर प्रदेश में इन चीजों को मायने नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन उत्सवों की फिर से शुरुआत की है और ये रंग उत्सव बता रहे हैं जो लोग शामिल होने वाले हैं कि कितने दिल के करीब थे ये सारे उत्सव उनके, ये सब शामिल होना चाहते थे, लेकिन उस समय की सरकारें इनको तवज्जो नहीं देती थी। एक बार फिर से पिछले 9 सालों में जो चीजें की गई, जो व्यवस्थाएं की गई, उसी का उत्साह नजर आ रहा है कि ये सारे लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं, प्रेम के रंग में डूबे हुए हैं, होली के रंग में रंगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं रंग उत्सव का भाग बनने के लिए। और आज के वंदे भारत में इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी, कुछ और राज्यों की विकास से जुड़ी तमाम खबरें करेंगे आपके साथ साझा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।